हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स डेली। तो आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन सबको भी देखेंगे। ये जो डेली का करंट अफेयर्स होता है ये आपके लिए आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो, उन सब से जो है आता है, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखिएगा कि इन्हीं सोर्सेज से ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला सेशन शुरू करते हैं। हम लोग जो पहला आज का न्यूज है विज्ञान धारा योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अभी दृष्टिकोण आईएएस में चल रहा है दिवाली होली ऑफर, और इसमें जो है आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे जो है 60% का ऑफ दिया जा रहा है। और यदि आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। तो इसलिए अगर आप 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित है 25 मार्च से पहले अपना जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। 25 मार्च को हमारी बैच शुरू हो जाएगी। चलिए विज्ञान धारा योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। विज्ञान धारा योजना जो है सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि इसमें क्या है, विज्ञान धारा नाम से ही स्पष्ट है कि विज्ञान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो मेन सरकार का फोकस है कि बच्चों में जो है एक साइंस का मेंटालिटी को डेवलप करना, एक रिसर्च और डेवलपमेंट की मेंटालिटी को डेवलप करना। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक की शिक्षा में जो है इसको इनकल्ट करना कि लोग साइंस के प्रति आकर्षित हो, उन्हें पता रहे कि दुनिया चपटी है कि गोल है, उन्हें पता रहे हर चीज के बारे में, और बचपन से ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जाए, ठीक है। तो जितने भी स्कूल्स वगैरह है, स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन सेंटर्स तक जो है इस चीज को इनकल्ट किया जाए। विज्ञान धारा योजना जो है 16/1/2025 से प्रभावी हो चुकी है, लागू हो चुकी है। और इसका क्या क्या जो है मेन एस्पेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ये काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो जितना भी बुनियादी, पहला तो है कि बुनियादी ढांचा का विकास करना, ठीक है। क्या क्या है इसमें, क्षमता निर्माण करना। क्षमता निर्माण मतलब बुनियादी ढांचा का विकास करना। आप किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं, मान लेते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं स्कूल में और आपके पास जो है लैब की फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे क्या, किताब पढ़ करके तो है सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कब आएगा, जब बच्चे खुद से उस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे कौन से केमिकल से कौन सा रिएक्शन होता है। उसके लिए चाहिए एक लैब चाहिए। तो उन सभी चीजों के लिए क्षमता निर्माण करना, ठीक है, क्षमता निर्माण करना। तो भारत में जो है हर चीज है, स्कूल्स भरे पड़े हैं, सरकारी स्कूल्स भी जो है एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं, लेकिन उसके भीतर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत प्रॉब्लम थी। अब धीरे धीरे पिछले 10-12 सालों में जो काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इनकल्ट किया गया है। तो हमारे पास ऑलरेडी सारी योजनाएं लॉन्च है, लेकिन धरातल पे जो है पूरी तरह से नहीं उतरी है। तो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, अगर उसके क्वालिटी को, उसके एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है लोग लाभान्वित होंगे। और इस दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन मानव ही होता है। व्यक्ति से बड़ा संसाधन, मानव से बड़ा संसाधन कुछ नहीं होता है। तो यदि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, बच्चे उस साइंस और टेक्नोलॉजी को जानते हैं, R&D को करना जानते हैं, तो आगे चल करके वो देश के ही काम आएंगे, इस दुनिया के काम आएंगे, समाज के काम आएंगे और निश्चित खुद के भी काम आएंगे, ठीक है। तो क्षमता निर्माण करना यानी कि प्रयोगशाला वगैरह जो है, लैब वगैरह का निर्माण किया जाएगा, स्थापना वगैरह किया जाएगा। उसके बाद क्या है, अनुसंधान और विकास, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद है नवाचार और प्रौद्योगिकी को विकास करना। नवाचार मतलब न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उन सब चीज़ों को जो है विकास करना। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में एक सुनी होगी कि एक 8वीं क्लास के बच्चे का जो एक्सपेरिमेंट है वो रेलवे के करोड़ों रुपए को बचा सकता है। तो हमारे पास माइंड्स की कमी नहीं है, बच्चों में भी जो है अभूतपूर्व क्षमता होती है, ठीक है। चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ावा देना, ठीक है। और इसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करना, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग हैं उसके हिसाब से बात करना। हम लोग चाइना की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए, तो चाइना में जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों में जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। हमारा जो वर्तमान का अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, निश्चित है कि इसमें रिसर्च की, इस एजुकेशन सिस्टम पे ही रिसर्च की आवश्यकता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बाद में किया जाए, इस एजुकेशन सिस्टम पे ही रिसर्च की आवश्यकता है।
है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हम लोग का जो एंशियंट पीरियड रहा है, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस का जो टाइम रहा है, जब कॉन्वेंट स्कूल खुलने शुरू हुए थे, उस टाइम में भारत में 4,80,000 गुरुकुल थे। हर गांव में एक गुरुकुल था, आप सोच सकते हैं। और वहां पे उस एक गुरुकुल के भीतर 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, 24 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तब वहां से जो निकलते थे वो कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ बनता था, कोई आर्यभट्ट जैसा विद्वान बनता था, कोई भास्कराचार्य बनता था। तो इस तरह से विद्वान वहां से निकलते थे। लेकिन अभी की जो वर्तमान व्यवस्था है, लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं कि किस तरह से मेरा सिर्फ रिजल्ट में जाओ, रिजल्ट में भी सर्टिफिकेट में अच्छे नंबर सिर्फ अंकित हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इस एजुकेशन पूरे सिस्टम को थोड़ा सा एक विश्लेषण की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, चलिए। विज्ञान धारा योजना के तहत जो है सभी कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 साल के लक्ष्य के साथ तय किए गए। 5 साल में हम लोगों को क्या करना है और इसको अलाइन किया जाएगा किसके साथ? विकसित भारत 2047 तक हमने जो ठाना है भारत को विकसित बनाना है, उसके साथ जो है ये अलाइन किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होने वाले हैं वो है 10 से 15 साल के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और उनको इंस्पायर मानक यानी कि मिलियन माइंड्स एगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज कार्य के तरह हम लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा विज्ञान धारा जो पहल है, इसका सीधा सीधा एक ही लक्ष्य है कि भारत के बच्चों में जो है वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक मानसिकता का जो है पोषण करना है। ठीक है, चलिए। कोई अगर ये कहे कि चादर में वो शुरू से ही हम लोग सुनते आए, बचपन से ही सुनते आए, कई तरह की कहावतें बनी हुई हैं। अब अगर कोई ये कहे बच्चों को कि देखो ये चादर है, चादर में छेद है जहाँ से रोशनी आ रही है, तो ये ना विश्वास करे, बल्कि बच्चे जाने कि ये तारे टिमटिमा रहे हैं, ये अखिल, ये ब्रह्मांड है, ये आकाश है। ये जो वैज्ञानिक मानसिकता है ना, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूज देखते हैं हम लोग। संसद भाषणी, भारत की एआई संचालित पहली संसदीय संचालन में क्रांतिकारी बदलाव। ठीक है, संसद भाषणी आप याद रखिएगा। पूरी दुनिया में अभी एक चीज का चर्चा हो रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो बुद्धि, वो भी कृत्रिम, यानी कि मैन मेड जो माइंड है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब मैन मेड माइंड कहाँ पे होगा? कंप्यूटर्स का होगा, ऑफ कोर्स जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई है उसका होगा। तो पहले से ही इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है। जैसे आप लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह यूज किया होगा तो आप समझते होंगे इस चीज को। चैट जीपीटी में आप कुछ भी, आप गूगल में कुछ भी पूछिएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का जो आंसर देता है, लेकिन चैट जीपीटी से कुछ भी पूछिएगा तो 360 डिग्री में आंसर देता है कि आपको ये जानने की भी आवश्यकता है, ये जानने की भी आवश्यकता है, इससे जुड़े ये काम भी है जिसको आप जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ। तो इस टाइप से एक ह्यूमन की तरह जो है वो आपको रिप्लाई करता है सारे रेफरेंस लेकर के। उसी तर्ज पे संसद में क्या हुआ है? संसद भाषणी जो है लॉन्च हुआ है। संसद भाषणी है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक टेक्नोलॉजी है। इसका यूज कैसे किया जाना है? तो पहले कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसको माइटी के भी नाम से जाना जाता है। और कौन है इसके मंत्री? तो ये हमारे अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, चलिए। है क्या संसद भाषणी? तो एक तरह का एआई टूल है। इसका यूज कहां पे किया जाएगा? तो मान लेते हैं कि कोई गुजराती बोल रहा है या कोई कन्नड़ बोल रहा है संसद के भीतर। अब क्या है, कन्नड़ सबको तो आती नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, तो संस्कृत सबको तो आती नहीं है, तेलुगु सबको तो आती नहीं है। तो ये संसद भाषणी क्या करेगा? एक तरह का ट्रांसलेटर है। लोग जो है जैसे ही लोग बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे तो वो डायरेक्ट उसकी भाषा में, मान लेते हैं हिंदी जिसे आती है वो हिंदी में ट्रांसलेट होके उसके कान में जाएगा। इंग्लिश के जो ज्ञाता है उसको इंग्लिश में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन है, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन भी है इसमें।
ठीक है, स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन है, ठीक है। तो इसमें और भी फैसिलिटी है। पहला तो ट्रांसलेशन का हो गया, आप बड़े बड़े जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह का वो होता है, प्रोग्राम्स होता है, तो आप देखते होंगे एक स्पीच मशीनरी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह का एक स्पीच मशीनरी, स्पीच टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से पहला तो ट्रांसलेशन होगा, दूसरा ये जो है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन भी कर सकता है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, उसका अलग से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, या फिर स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन तो होगा ही, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है डाटा दे रहा है, ठीक है, डाटा दे रहा है, वो भी अमित शाह के सामने दे रहा है, तो अमित शाह को तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मान लेते हैं किसी नई संसद के सामने कुछ डाटा दे रहा है और गलत आंकड़े पेश कर रहा है, तो वो जो नया सांसद है वो तुरंत संसद भाषणी की सहायता से वो जान सकता है कि इससे रिलेटेड क्या डाटा है, ठीक है, वो तुरंत जो है उसको रिट्राइव कर सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा को। तो ये सारी फैसिलिटी जो है संसद भाषणी में दी गई है, ठीक है। तो भारत में जो भाषाई विविधता है उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव और ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ठीक है। चलिए तीसरा न्यूज है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 28वें दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन संस्कार का आयोजन किया है, ठीक है। तो गुरुकुल परंपरा से रिलेटेड ही दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन संस्कार, ठीक है। तो गुरुकुल परंपरा में दीक्षांत समारोह क्या होता है, तो जब किसी की ये शिक्षा पूरी हो जाती थी गुरुकुल में तो उसको विदा किया जाता था, और विदाई समारोह को ही क्या कहा जाता है, दीक्षांत समारोह। इस टाइम में जो है जो भी टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, उनको दक्षिणा वगैरह दी जाती थी। तो लास्ट जो मीटिंग होता था टीचर स्टूडेंट का, वो दीक्षांत समारोह। शिष्योपनयन संस्कार क्या है, तो जो शिष्य मतलब नए एडमिशन होते थे उनका उपनयन संस्कार, शिष्य उपनयन संस्कार, उसके शिष्य बनाने की जो परंपरा थी वो जो शुरुआत होती है, शिष्य और टीचर का जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है वो होता है शिष्योपनयन संस्कार। तो दोनों ही जो है 28वां दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन संस्कार का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है क्या, तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आरबे प्रोफेसर बनवारी लाल है, जयपुर के कुलवंत सिंह है, जम्मू कश्मीर के वैद्य मोहन नारायण तांबे है, सतारा के डॉक्टर विभूषण नंदा है, ठीक है। इन सबको जो है अवार्ड्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें क्या है, मेनली आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए, ठीक है, आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में आयुर्वेद की ताकत पूरी दुनिया मान रही है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, WHO हेड की जो सुपुत्री थी, ठीक है, उनके परिवार की जो सदस्य थी, उनके दृष्टि की रोशनी जो है उनकी दृष्टि लगभग जा चुकी थी और आयुर्वेद से ही उनका उपचार संभव हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हैं जहां आयुर्वेद में जब सब मेडिकल साइंस फेल हो जाता है तब आयुर्वेद जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इस आयुर्वेद को वैश्विक लेवल पे बनाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए जो है ये कुछ संस्थाओं को ये दिया गया है, रजिस्ट्रेशन दिया गया है, मान्यता दी गई है, ठीक है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय संस्था जो है शामिल है, और इसी में शामिल है कौन सा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ठीक है। चलिए यहीं पे ये प्रोग्राम किया गया है। अभी मेन है प्रश्न हो जाएगा, आयुष मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, इसका प्रभार कौन संभाल रहा है, तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रताप राव यादव जी जो है आयुष मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, ठीक है, आयुष मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसरो अध्यक्ष ने द्रव और तापीय विज्ञान पर नए IIT मद्रास अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, बहुत दिन से ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन है, इसरो के अध्यक्ष है, कौन है, तो वी नारायण, ठीक है, वी नारायण है। कहाँ गए थे ये, IIT मद्रास गए थे। 17 मार्च 2025 को इन्होंने IIT मद्रास जाकर के क्या किया है, श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। किस IIT में, IIT मद्रास में, ठीक है, IIT मद्रास में, ठीक है। ये किससे संबंधित वहां पे रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा, तो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान का तापीय प्रबंधन, ठीक है, हीट का जो मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास के अंदर इस चीज को शामिल किया गया है। हीट मैनेजमेंट जो है
अंतरिक्ष यान का, प्रक्षेपण यान का बहुत ही जटिल और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग न्यूज में सुना होगा कि सुनीता विलियम्स जो है धरती पे लौट आई है, लेकिन उस दौरान जो है बाहर का जो टेम्परेचर था, जब वो धरती पे लौट रही थी उस समय उनका जो कैप्सूल था, ड्रैगन कैप्सूल जिसके भीतर वो लोग बैठ के आ रहे थे, उसके आसपास का जो टेम्परेचर था वो 3000 डिग्री सेल्सियस था। 3000 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर 3000 डिग्री सेल्सियस अगर उसका प्रभाव उस कैप्सूल के भीतर पड़ता तो कुछ अवशेष नहीं बचता। ठीक है, तो हीट मैनेजमेंट हर प्रक्षेपण यान का, हर अंतरिक्ष यान का जो है एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, और इसी के रिसर्च के लिए जो है IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए, वी नारायण को हम लोग जानते हैं। डॉक्टर वी नारायण जो है क्रायोजेनिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो है क्रायोजेनिक से रिलेटेड भी बातें की हैं। अब प्रश्न है कि एस रामकृष्णन के नाम पे ही क्यों रखा गया है। तो एस रामकृष्णन जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र थे और मद्रास के, IIT मद्रास के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, और उनका जो योगदान PSLV में, GSLV, MK3 में, इन सब में उनका योगदान देखा जाता है। इस कारण से जो है उनके नाम पे इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडिया AI और GSI ने AI संचालित खनिज लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए हैकेथॉन लॉन्च किया है। ठीक है, तो हैकेथॉन होता क्या? कई बार आप लोगों ने सुना होगा चुनाव आयोग ने हैकेथॉन लॉन्च किया है। ठीक है, हैकेथॉन, तो हैकेथॉन जो है वो एक नया टर्म आ गया है जब भी कोई कंपटीशन होता है और ओपन चैलेंज होता है इंजीनियर्स के लिए, कि जैसे कि चुनाव आयोग कई बार हर साल जो है एक हैकेथॉन आयोजित करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हर इलेक्शन के बाद जब भी रिजल्ट आता है और एक पार्टी एक जगह जीत जाती है और दूसरी जगह हार जाती है, तो जहां जीतती है वहां कहते हैं कि हम जो है लोगों के सपोर्ट से बने हैं, लोगों ने जो है विश्वास दिया है हम पे, और जहां हार जाती है वहां कहते हैं कि EVM ही खराब था, EVM हैक कर लिया गया है। तो उनके इसी निष्कर्ष के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सालों से, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, EVM के आने के बाद से ही चुनाव आयोग जो है जब इस तरह की बातें उठी तो हर साल एक हैकेथॉन आयोजित करता है। ठीक है, हैकेथॉन में क्या होता है, इंजीनियर्स को इन्वाइट किया जाता है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप अपने बेस्ट इंजीनियर्स को लाइए और इस EVM को हैक करके दिखाइए। हैक करने पे जो है इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इंजीनियर्स नहीं गए हैं उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो हैकेथॉन का मतलब है आज के टाइम में एक ओपन चैलेंज होता है कि इसको जो है आप जीत करके आप दिखाइए। इसलिए इंडिया AI यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GSI क्या है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI क्या करता है, तो जितने भी जमीन के नीचे खनिज वगैरह है, कहाँ खनिज है, कहाँ पानी है, कहाँ सोना है, कहाँ कोयला है, इन सब की छानबीन करता है, इन सब की जांच करता है, कहाँ पेट्रोलियम है, इन सब के बारे में निष्कर्ष निकालता है। और वो जिस डाटा वगैरह से रिलेटेड काम करता है, मेनली इसका डाटा ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है, तो उसमें जो है इंडिया AI का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है काफ़ी मात्रा में यूज हो रहा है। इसीलिए इस काफ़ी सारे ढेर सारे इंजीनियर्स को इस प्रोग्राम्स के लिए बुलाया गया है ताकि आप जो है अपना सहयोग देख सके इस हैकेथॉन में। हो सकता है कोई ऐसा इंजीनियर्स निकल जाए जो उनके इस काम को आसान कर दे। ठीक है, तो इसमें भूविज्ञान के लिए, भूभौतिकी के लिए, भू रसायन विज्ञान के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए पैरामीट्रिक भूविज्ञान डेटा सेट का उपयोग करके जो है इस हैकेथॉन इसके बारे में पता करना है कि किस तरह से जो है वहां पे कौन सी खनिज है इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो यही जो है ये हैकेथॉन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, इंदौर नाम आपके दिमाग में सुनते ही क्या आता है दिमाग में, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, इंदौर। पिछले कई सालों से इंदौर ही जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनता आया। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अब क्या किया है, तो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, कचरा प्रबंधन। ठीक है, क्या करने के लिए, कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरा प्रबंधन, जो वेस्ट है, कचरा है, कूड़ा कचरा है, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा। अब हम लोग कई जगह पे देखते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में देखते हैं कि डंपिंग साइट्स होता है,
और कूड़े का पहाड़ बना दिया जाता है, एक ही जगह पे डंप किया जाता है, उसको सही से मैनेज नहीं किया जाता है। उससे क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में भी गंदगी फैलती है। ठीक है, तो इंदौर के ने क्या किया है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग। अब जैसे ही ग्रीन लग गया, जैसे ही ग्रीन लग गया, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें क्या किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसके मशीनरी को चलाने से भी कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है। कौन? इंदौर, भारत का पहला शहर। ठीक है, पीपीपी क्या होता है? तो पीपीपी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कचरा दे करके किस तरह से कचरा को प्रोसेस करके लोग इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है कौन है? मंगू भाई सी पटेल, और ये माननीय मुख्यमंत्री है। कौन है ये? मोहन यादव। ठीक है, कौन है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है स्कैम से बचाओ। दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप ने नए अभियान के साथ डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया। ठीक है, किसने? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डॉट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, किसके साथ? तो व्हाट्सएप के साथ, क्योंकि आए दिन हम लोग को देखते हैं कि बहुत सारे जो है साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, फेक वीडियो कॉल्स चला जाएगा कि ये आप जो है ये पेमेंट कर दीजिए, घर बैठे ये कीजिए। बहुत सारा की बातें चलती है, बहुत सारा का स्कैम्स हो रहा है आज आसपास में। इसीलिए दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप ने मिल करके ये योजना शुरू की है। कौन सा? स्कैम से बचाओ। इसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा किस तरह से साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो अभी आप किसी को भी कॉल कीजिएगा तो शुरुआत में जो है आपको वो शब्द सुनाई पड़ेगा कि किसी भी साइबर फ्रॉड की शिकायत जो है उस अमुक नंबर पे करे। ठीक है, एक निश्चित नंबर पे करे जो भी उसका हेल्पलाइन है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी, बहुत ज्यादा चर्चा में अभी रहता है डिजिटल गिरफ्तारी। ठीक है, डिजिटल गिरफ्तारी क्या होता है? किसी को फोन पे ही, व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति जो है पुलिस का ड्रेस पहने हुए फोन करता है कि आपके नाम से जो है यहाँ पार्सल मिला था, इसमें ये चीजें प्राप्त हुई जो इलीगल है, और आप जो है अरेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही अरेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं भारत के लोग क्या हैं, उनको अवेयर नहीं है चीज़ों की कि कभी भी पुलिस के तरफ से ऑनलाइन अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये साइबर फ्रॉड्स होते हैं और फिर कहते हैं कि आप इतना पेमेंट्स दे दीजिए, आपको जो है रिलीज कर दिया जाएगा, और लोग 2-2 3 दिन तक जो है ऑनलाइन अरेस्ट में रहते हैं और पेमेंट का इंतजाम करते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि ये साइबर ठग थे। बहुत सारे केसेस में ऐसे मिले हैं कि जिन माँ बाप को फ़ोन करके बोलते हैं आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। कई केसेज ऐसे आए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है अवेयर रहें। ठीक है, चलिए साइबर बुलिंग वगैरह इस सब के बारे में जो है आप शिकायत कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का अपना साइबर का जो पोर्टल है, साइबर का जो हेल्पलाइन है, उस पर फोन करके आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपकी जानकारी को गुप्त रखी जाएगी, और साइबर जब भी आपके साथ कुछ भी साइबर से रिलेटेड वर्क हो, कोई भी क्राइम हो या कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, तो आप निश्चित है कि साइबर हेल्पलाइन में फ़ोन करें। बिल्कुल नहीं घबराना है, उस पर फ़ोन करना है, आपको पूर्ण रूप से जो है सहायता मिलेगी वहां से। ठीक है, चलिए अगला है रेलवे जल संकट से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के साथ जो है रेल मंत्रालय आ गया है। तो मिशन अमृत सरोवर है क्या? तो अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि आए दिन देखते हैं जब भी गर्मी बढ़ता है तो वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है। हर क्षेत्र में देखते हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया वगैरह है, बिहार झारखंड, ये जो इलाका है, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या और जो है खड़ी हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, और भी कई सारे इश्यूज है जिसके कारण वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। तो पूरे भारत में पीने के पानी का प्रबंध करना सरकार की प्रायोरिटी है, और सरकार इसके लिए काम कर रही है। इसी दौरान जो है सरकार इसी परिप्रेक्ष्य में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च की है कि जितने भी तालाब वगैरह हैं उसको क्या किया जाए, रिजुनवेट किया जाए। ठीक है, पुनर्जीवित किया जाए। उन जितने भी तालाब वगैरह हैं, पॉन्ड्स हैं, कुएं हैं, उन सबको पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है, और इस मिशन में क्या है, अभी तक 68,000 जो तालाब है उसको
पुनर्जीवित किया जा चुका है। फेज 1 जो है अक्टूबर 2024 में कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 शुरू हो चुका है। फेज 2 में क्या है, 15 जो है अगस्त 2025 तक फेज 2 कंप्लीट करना है। रेलवे क्या करेगा इसमें, तो रेलवे अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है तालाबों को पुनर्जीवित करेगा, उनसे गाद निकालेगा, तालाबों का निर्माण करेगा। ठीक है, जो बुनियादी ढांचा है और वहां के खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये साथ साथ जो है अमृत सरोवर योजना के साथ साथ जहां भी नया कंस्ट्रक्शन होगा या फिर पुराना जो कंस्ट्रक्शन है उसके आसपास जो भी तालाब है उसको रिजिनवेट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा पहल है रेलवे का, क्योंकि सभी मंत्रालयों को मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए 15 अगस्त। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। नवा न्यूज है, भारत के जो इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान और बैट्समैन थे, इनका नाम है कृष्णचारी श्रीकांत। श्रीकांत के नाम से लोकप्रिय है। इनको क्या मिल गई है, इनको नई जिम्मेदारी मिली है, ये गुडविल एम्बेसडर बनाए गए। गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके, विजन 2020 के। ठीक है, विजन 2020। ठीक है, विजन 2020 क्या है, तो यह है दृष्टि का अधिकार। यह भारत सरकार का एक जो है इनिशिएटिव है, विजन दृष्टि। ठीक है, 2020 मतलब आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही है आज के टाइम में, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और जो भी आई ट्रीटमेंट्स वगैरह है उसको पॉसिबल करने के लिए, उसको एफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार का ये मिशन है। और इसी के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन, कृष्णचारी श्रीकांत, भारतीय क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान। ठीक है, और इसके साथ ही भारत में जो एक संस्था है और काफी रेपुटेड संस्था है जो कि आई जो है नेत्र के फील्ड में, यानी आई के फील्ड में, दृष्टि के फील्ड में जो है काफी एक्टिवली वर्क करती है, उसका नाम है शंकर नेत्रालय। ठीक है, शंकर नेत्रालय चेन्नई बेस्ड संस्था है जो कि इस फील्ड में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। और विजन जो 2020 है इसका एक पार्टनर भी है, एक कक्की पार्टनर है। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन बनाए गए हैं, श्रीकांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जो जज थे उन्होंने एक बुक लिखा है, पीएन प्रकाश। ठीक है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्मृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया क्या है, इसके 60 साल पूरे हो चुके हैं। रेड क्रॉस तो जानते ही होंगे, ब्लू क्रॉस क्या है, तो ब्लू क्रॉस जो है मेनली एक जानवरों से संबंधित संस्था है। भारत में सबसे ज्यादा एक्टिवली काम करने वाली संस्था, जानवरों को रेस्क्यू करना, उसका इलाज करना, जो भी पेट डॉग्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स है उनका इलाज करना। 1960 में इसी तरह से शुरू भी हुआ था ये, क्योंकि इसको शुरू करने वाले जो सुंदरम जी थे वे एक पायलट थे, और जब एक बार घर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता जो है, 2 कुत्ते झगड़ रहे हैं, बारिश हो रही है और भीगने के चलते हुए किसी शेल्टर में 2 कुत्ते जो है झगड़ रहे थे कि एक ही छत के नीचे किस तरह से है। तो वो सुंदरम जी दोनों ही कुत्ते को अपने घर पे ले गए और कुछ ही दिनों में जो है पूरा उनका घर जो है 60-70 ऐसे ही स्ट्रीट्स जानवरों से, बिल्लियों से भर गया, और उनके परिवार ने भी सपोर्ट दिया। और फिर धीरे धीरे आज 60 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे एम्बुलेंस चलते हैं, और मेनली किसके लिए काम करता है ये, तो जानवरों के लिए, जानवरों के इलाज से संबंधित, उनका फूडिंग वगैरह ये सब से रिलेटेड जो है वर्क किया जाता है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसी का जो बुक जो है 60 वर्ष पूरा हुआ, इसी के बुक का लॉन्चिंग था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत के नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है खुलने वाला है, इसका अनाउंसमेंट हो गया है। कहां पे ये खुलेगा, तो गोरखपुर हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में भी गोरखपुर है, तो हरियाणा के गोरखपुर में भारत का पहला, नॉर्थ भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है खुलेगा वहां पे। ज्यादातर जो पावर प्लांट्स है वो साउथ में खुलते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट है वो है नॉर्थ इंडिया में, और इस तरह से 10 पावर प्लांट जो है भारत में अलग अलग जगहों पे एस्टैब्लिश करने की सरकार की योजना है, क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या करेंगे, एनर्जी के फील्ड में आत्मनिर्भर होना है। यदि भारत को 2047 तक विकसित बनना है तो एनर्जी के फील्ड में आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, नहीं तो पेट्रोलियम के लिए हम लोग मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो हमेशा हमको मोनोपोली वगैरह का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एनर्जी के फील्ड में कम से कम आत्मनिर्भर हम लोग को बनना है। इस कारण सरकार क्या करे, ग्रीन एनर्जी को भी जो है डेवलप करे। ग्रीन एनर्जी के भी से भी कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे आप
इंटरनेशनल सोलर एयरलाइन वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इसका जो अनाउंसमेंट है नॉर्थ इंडिया के पहले पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसका जो अनाउंसमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है, केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर ने जो है इसका लोकसभा में ये अनाउंसमेंट किया है। चलिए, इंडिया फ्रांस बाइलेटरल एक्सरसाइज वरुण, ठीक है, वरुण जो है लगभग 2001 से ही जो है ये एक्सरसाइज चला रहा है। वरुण जैसे ही नाम आएगा, क्या है ये वरुण में, तो पहला तो नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है। ठीक है, किसके किसके बीच है, तो इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है, तो ये 23वां संस्करण है, 23rd संस्करण है। ठीक है, 23rd संस्करण है ये। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसमें कई सारे इंडिया और फ्रांस के जो है अपने अपने स्कॉर्पियो पनडुब्बी, जैसे कि है इंडिया का विध्वंसक फ्रिगेट, ये सब जो है लड़ाकू विमान, ये सब जो है जा रहे हैं। फ्रांस की तरफ से भी कई आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली विशाखापट्टनम के आसपास के कोस्ट में जो है ये 19 से 21 मार्च तक ये संभावित ये हो रही है। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार की विज्ञान धारा योजना किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2025 में, 16 जनवरी 2025 को जो है ये प्रभावी हो गई और पूरे देश में ये लागू कर दिया गया। हाल ही में चर्चा में देखे जाने वाला संसद भाषणी है क्या? व्हाट इज संसद भाषणी विच वाज रिसेंटली इन डिस्कशन? संसद में काम करने वाली महिला कर्मचारी नहीं है, संसद में बोलने वाले लोग नहीं है, संसद में एआई आधारित ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एआई आधारित ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में आयुष मंत्रालय किसके प्रभार में है? ठीक है, वर्तमान में आयुष मंत्रालय किसके प्रभार में? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और अभी कौन है प्रभारी मंत्री इसके? प्रताप राव यादव, प्रताप राव यादव। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रताप राव यादव। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी में अपने नए अनुसंधान परिषद का उद्घाटन किया है? तो अनुसंधान परिषद का उद्घाटन कहां पे किया है? तो आईआईटी मद्रास में। ठीक है, रामकृष्ण नाम से जो है उस नए कैंपस का उद्घाटन किया। मेनली क्या है, तो हीट मैनेजमेंट से संबंधित जो है, हीट मैनेजमेंट जो भी प्रक्षेपण यान है, अंतरिक्ष यान है, तो हीट मैनेजमेंट से संबंधित वहां पे रिसर्च किए जाएंगे। ठीक है, कौन है अभी प्रमुख? तो वी नारायण। वर्तमान में खनन मंत्री कौन है? ठीक है, खनन मंत्री के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, जी किशन रेड्डी जो है वर्तमान में खनन मंत्री है, जी किशन रेड्डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां शुरू किया गया? भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है कहां पे शुरू किया गया है? तो इंदौर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है? किस कंपनी के साथ? तो व्हाट्सएप के साथ मिलकर के स्कैम से बचाओ, जितना भी साइबर क्राइम्स हो रहा है, साइबर फ्रॉड्स हो रहा है, उससे बचाने के लिए ये शुरू किया गया है। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो अमृत सरोवर योजना की शुरुआत 2022 में हुई है। 2024 में पहला फेज कंप्लीट हुआ और 25 में सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि रेलवे मंत्रालय जो है इसके साथ जुड़ चुका है। किस क्रिकेटर को हाल ही में विजन 2020 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये कौन है? श्रीकांत। ठीक है, श्रीकांत को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया विजन 2020 का। विजन 2020 क्या है? आई साइट से रिलेटेड चीजें, जो भी प्रिवेंशन है, क्यूर है, डिजीज है, उस सब के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये शुरू किया गया था विजन 2020। इसमें जो की पार्टनर है वो है शंकर नेत्रालय चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया नामक संस्थान किससे संबंधित है? तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया नामक संस्थान जो है जानवरों से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी एक्टिव संस्था है जो जानवरों के रेस्क्यू से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर के फूडिंग वगैरह की व्यवस्था करता है। कई हॉस्पिटल्स, कई एम्बुलेंस चलते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां खोलने की घोषणा की गई है? तो ये खुलेगा हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में जो है इसको खोला जाएगा। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, कैपिटल ऑफ इंडिया से 150 किलोमीटर दूर जो है इसको शुरू किया जाने वाला है। भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज वरुण आयोजित किया है? तो भारत जो है किसके साथ एक्सरसाइज वरुण कर रहा है? फ्रांस के साथ। कैसा एक्सरसाइज है ये? तो ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सा वर्जन है इसका? तो ये 23वां वर्जन है। ठीक है, कहां पे होगा? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है?
तो इमैनुअल मैक्रो, फ्रैंकोइस बायरो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रोन जो है ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के, ठीक है। फ्रैंकोइस बायरो जो है ये है प्रधानमंत्री, ठीक है, ये है प्रधानमंत्री, पीएम है, ठीक है। सही आंसर कौन होगा? फ्रैंकोइस बायरो। नेक्स्ट है इसरो के वर्तमान चीफ कौन है? कई बार मैंने बताया है इसरो के वर्तमान चीफ कौन है, तो वी नारायण जो है इसरो के वर्तमान चीफ है, वी नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में हो रहा नेवल एक्सरसाइज वरुण का ये कौन सा संस्करण है, ठीक है। वरुण का ये कौन सा संस्करण है? तो वरुण का ये 23वां संस्करण, 23rd जो है ये संस्करण है वरुण का, ठीक है। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन भी आप दृष्टिकोण क्लासेज आप टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे भी जो है इसकी वीडियो, इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करें, इसको रिवाइज करें, याद करें और अच्छे से एग्जाम दें।